Good morning, students. Ravi Kumar, science teacher, Halwasia Vidya Vihar. Today, study chapter 9, Force and Law of Motion. आपको प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया. फोर्स के साथ ही बताया था बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. Balanced force, then the two or more than two forces acting on a body, net force is zero, and body do not accelerate, that force is known as balanced force. Unbalanced force, and two or more than two force acting on a body, and body moves, body change position in the direction of a greater force. Such, yani net force is not zero. Body accelerate. Such force is known as a unbalanced force. ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है. अब हम लोग इस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में के बाद कुछ और चीजों को भी पढ़ेंगे. ये हमने पिछले क्लासेज में पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि when the two bodies is directly contacts and exert forces, such force are contact forces. For example, अब हम कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं. ऊपर से ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सरफेस है. इस सरफेस के ऊपर हम यहाँ जैसे वॉल के ऊपर क्या करते हो, नेल्स को लगाते हैं, नेल को लगाते हैं. अब इस नेल्स को जब लगाएंगे तो ये डाउनवर्ड हमारा लग रहा है फोर्स, वो भी, और जो ये अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, तो उसके कारण दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं और ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में. अदर एग्जाम्पल है, किसी को हम पुश करते हैं तो हमारा बॉडी पुश करेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट. पुल करेंगे, पकड़ के अगर हम उसको पुल करते हैं तो पुल करेंगे तो क्या होगा, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. अगर इसको हिट करते हैं तो वहां भी हमारा क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं. सबसे जो कॉमन और जिसके बारे में हमें स्टडी करना जरूरी है, एक तो हमने बताया नॉर्मल फोर्स के लिए. नॉर्मल के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेंगे. कोई ऑब्जेक्ट को आप ले लो. अब इस ऑब्जेक्ट को आपने यहां पर डाल दिया, जैसे सपोज हमने इसको यहां पर डाला. अब जो हमारा ये पाम है, इस पर अपवर्ड फोर्स लगाता है और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लगाता है, और ये दोनों क्या लग रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर लग रहे हैं ऑन द सरफेस. सरफेस के ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर. तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स. अदर्स फ्रिक्शन फोर्स हम कहेंगे, ये भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है कि व्हेन टू बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. देखिए फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, टू बॉडीज. देखिए क्या हो गया, टू बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे को अगर हम संपर्क में लाते हैं, कॉन्टैक्ट कैन आल्सो exerted force
exerted forces, ठीक है। वो फोर्स कैसा होगा? पैरेलल। क्या होंगे? फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सच फोर्स इज नोन एज, सच फोर्स इज known as friction force, friction force। अब देखिए, अब इसको हम फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या कहेंगे? when the body, two body, यहां से हम इसको ध्यान कर लीजिए, two bodies placed in contact, कोई भी सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको अगर हम उसके कांटेक्ट में रखते हैं, जैसे देखिए ये दोनों हैं, ये दोनों आपको यहां पर क्या है? रेस्ट पोजीशन है। अब ये एक दूसरे के ऊपर जब ये कांटेक्ट में होंगे तो ये पैरेलल फोर्स लगता है। अगर हम एडिशनल इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। और जो ये अपोजिंग फोर्स है, दैट अपोजेज द पुश या अपोजेज द मोशन, सच फोर्सेज इज नोन एज ए, सच पैरेलल फोर्सेज इज नोन एज ए फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेज द मोशन, अपोजेज चेंज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हमें ये सरफेस है, सरफेस पर हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट्स को रख दिया, यहां ऑब्जेक्ट को रखा। अब ये दोनों एक दूसरे के किसमें है? कांटेक्ट में है। जब कांटेक्ट में होंगे तो इनके दोनों के बीच क्या लगता है? पैरेलल फोर्सेज पैरेलल टू ईच अदर। एंड सच फोर्स, जब इसके ऊपर हम क्या करें? उस फोर्सेज लगा दिया, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। अब ये जब हम फोर्स लगाते हैं तो जिसके अपोज करता है, ये क्या करता है? इसको अपोज करता है। अपोज जो कर रहा है, जो इसके कांटेक्ट के कारण से ये फोर्स जो अपोज कर रहा है, सच फोर्सेज इज नोन एज ए फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को के लिए हम एक और टर्म्स को यूज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और उससे हम इसके फीचर, प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रंस पुश द हैवी बॉक्स। कोई हैवी बॉक्स, सपोज ये आपका हैवी बॉक्स है। अब इस हैवी बॉक्स को कुछ बच्चे इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, इसके ऊपर पुश करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब इस पर कंडीशन क्या होगा? हमने यहां चीज देख लिया। फर्स्ट जो हमारा क्या है कि फर्स्ट ये पुश करता है, अगर कम लेस फोर्स से इसके ऊपर एक्सर्ट करता है, नो चेंज, इसके अंदर कोई मोशन नहीं होगा। व्हाई? दिस इज ड्यू टू the friction force acting opposite to the direction of a push force। जो हमने फोर्स लगाए, पुश फोर्स लगाए, उसके ये क्या करने लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो दोनों उसको बैलेंस्ड कर देंगे। अगर ये लेस है, इसको क्या कर दिया? बैलेंस्ड कर दिया। अब क्या करेंगे? इसी को, तो ये जो इसको बैलेंस किया, ये फोर्स जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, दैट अपोजेस द फोर्सेस व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स। इस दोनों बीच में, इसके सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो इसका अपोज करता है।
फिर हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा देंगे। फोर्स बढ़ाए तो क्या होगा, तब भी अगर मूव नहीं करता, इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज हुआ। पहले जितना फोर्स लगाया था उतना ही हमारा अपोजिट फोर्स लगा और उससे बैलेंस हो गया, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मोशन में नहीं आया, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। अगर इसमें हम फोर्स को बढ़ाए तब भी ये पोजीशन चेंज नहीं होता, तब क्या कहते हैं कि इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स उतना बढ़ गया, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हुआ। आप इसको और हार्डर फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड देन इट मूव, फिर वो ये इसमें आ जाता है, मोशन में आ जाता है। अब ये टर्म हमें बताता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ सस्टेनिंग। ये जब तक इसको इंक्रीज करते जाएंगे, सपोज आपसे कोई कहे कि 5 न्यूटन फोर्स लगाया आपने, 5 न्यूटन, और ये मूवमेंट नहीं करता, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, वो भी आपका 5 न्यूटन ही लगा। फ्रिक्शन फोर्स लगा कितना, 5 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता तो ये पीछे की ओर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है कि जब जितना आपने फोर्स लगाया उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए सेम फोर्स लगते हैं और ये बैलेंस होता है, बैलेंस फोर्सेज होते हैं। आपने क्या किया, 10 न्यूटन लगाए, अब 10 न्यूटन लगाने के बाद भी ये अगर पोजीशन चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन हो गया। तो फोर्स को हम कैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे और जब तक ये मोशन में नहीं आता, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में नहीं आता, तब तक जो फोर्स है वो बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन फोर्सेज, और फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा उतना ही हो जाएगा। यानी ये क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ सस्टेनिंग फोर्सेज, एंड इट इज द फीचर प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की ये प्रॉपर्टीज है कि फर्स्ट हमने फोर्स को लगाए, अगर मोशन नहीं हुआ तो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगाए इस पर, जितना बढ़ाए उसके बाद भी मोशन में नहीं आया, वो फोर्स भी फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो गया। अब इससे हार्डर हमने लगाया, हार्डर लगाने पर क्या हो गया, मूव हो जाता है, तो हमारा जो फिर फ्रिक्शन फोर्स है वो भी चेंज होता है। और इसी से हम कई टाइप्स के फ्रिक्शन फोर्सेज पर भी हम पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अभी क्लियर हो गया कि अगर कंडीशन पूछे तो क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो इसमें हमारे 3 कंडीशन हो गए, 3 सिचुएशन हो गए। फर्स्ट सिचुएशन में लेस फोर्स लगाया, डू नॉट मूव, तो सिर्फ ज्यादा लगाया, डू नॉट मूव, और हार्डर लगा दिया, देन मूव। बैलेंस फोर्स, अब अनबैलेंस फोर्सेज में भी देखते हैं। अनबैलेंस फोर्सेज के अंदर आपको ये आता है कि जब फोर्स को हम लगाएंगे, 2 और मोर देन 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अब यहां पर जो फोर्स, हार्डर फोर्स हमने लगाया जिससे कि ये मूव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर क्या लगाया गया, अनबैलेंस फोर्स। वहां क्या लगा, अनबैलेंस। और अनबैलेंस फोर्स जब एक्ट होंगे तो मूव इन ए डायरेक्शन ऑफ हार्डर फोर्स, greater forces. Some conditions also arises when body moves with a uniform speed, uniform velocity. अगर कोई कार है या बस है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसके वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके इक्वल है, वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन वो बढ़ती नहीं है। तो इस कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे कि व्हेन ए बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन नो एक्सटर्नल फोर्स, no unbalanced force
acting on it, and such forces is such conditions, the forces acting is known as balanced force. तो ये यूनिफॉर्म में अगर मूव कर रहा हो तो वहां पर हमारा बैलेंस्ड फोर्स लगता है। अगर यानी मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए, चेंजिंग के लिए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो मोशन में नहीं आता है। कुछ कंडीशन हम ऐसा भी कर सकते हैं, इफ कंडीशन चेकर्स नो फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। अब ये नो फोर्स का मतलब क्या है? इफ रिमूव द फोर्सेज, फोर्सेज को अगर हम रिमूव कर दें तो कंडीशन क्या होगा? तो बॉडी जिसमें रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इनिशियली जो साइंटिस्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट में था कि जो विदाउट फोर्स नो बॉडी इन मोशन, कोई भी बॉडी मोशन में हो ही नहीं सकता जब तक कि उस पर हम फोर्स नहीं लगाते। लेकिन गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक्सप्लेन किया और बताया कि नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से ही हमें लॉज मिलेंगे। जिस लॉ को फार्मुलेट किया था, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो आइडिया किसने दिया? गैलीलियो ने इस आइडिया को दिया था। लेकिन इसको फार्मुलेट किसने किया? फार्मुलेट किया था न्यूटन ने। और फिर न्यूटन उसको फार्मुलेट कर और इसके लॉज दिए। इसीलिए जो लॉज हैं उनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? अब इसको हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसको लेते हैं एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर देखिए गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लिया था मार्बल और उस मार्बल को लेकर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन में फर्स्ट तो इसने ये लिया, देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब इसमें मार्बल को लिया था सेम हाइट। आप ये जानते हैं कि जब ये उसको हम हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसको जब छोड़ते हैं तो इसका ये स्मूथलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये इंक्लाइंड प्लेन्स में ये क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में अगर यहां पर हम इसको करेंगे तो इसको फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एनी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो आपको, जब हम आपको थ्रो करते हैं ऊपर, फिर वो क्या होता है? नीचे आता है। क्यों आता है? ड्यू टू द अर्थ exert the force and the such force is gravitational force। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा ग्रेविटेशन को ही एक्सप्लेन करना है। यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम क्या लग रहा है, हमारा अर्थ इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये फोर्स लगने पर इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये फोर्स कौन सा लग रहा है? अर्थ के द्वारा। और कोई अदर जो यहां पर फोर्सेज है प्लेन में वो नहीं लग रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम स्पीड यहां हो जाएगा। लोएस्ट पोजीशन, जो मेन पोजीशन है अर्थ सरफेस के ऊपर, इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड ड्यू टू दिस, अब इस वेलोसिटी के कारण से ये आपको इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा और फिर पीछे की ओर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, तो ये वेलोसिटी इसकी क्या होगी? रिड्यूस होती जाएगी। बट इट मूव्स
अप टू द सेम हाइट, जिस हाइट से हमने यहां पर इसको मूव कराया था उसी हाइट पर ये पहुंच जाता है। अब गैलीलियो ने इसके बाद फर्दर जो राइट साइड में है प्लेन्स हैं इंक्लाइंड को उसको इंक्रीज करना शुरू किया। ये हाइट तो यही रखा और उसने इसको बढ़ा दिया। अब बढ़ाने से क्या हो गया, उसने देखा कि यहां अपने बॉल को छोड़ा है, यहां मैक्सिमम स्पीड हुई, लेकिन ये आपको उस हाइट तक यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, रीचेस द सेम हाइट। फर्दर उसने क्या किया, किसको इंक्लाइनेशन को के एंगल को हॉरिजेंटल बना दिया। अब हॉरिजेंटल बनाने से क्या हो गया, ये आकर हॉरिजेंटल हो गया। हॉरिजेंटल होने पर ये जो मार्बल है, मार्बल आपका मूव हुआ, यहां पर उसने एक्वायर कर लिया। सपोज वेलोसिटी इसकी v हो गई। अब इसमें देखा गया कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस पर जो फोर्स लग रहा था वो कहां तक, यहां तक लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब ये सेम जितना स्पीड एक्वायर कर लिया, सेम स्पीड से ये मूव करता है। जैसे सपोज कर लो ये v डैश है तो ये हमारा v इक्वल टू v डैश हुआ। अब उसने अपने आइडिया से एक्टिविटी के द्वारा एक्सप्लेन किया कि इफ नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, अब इसके ऊपर कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि सरफेस हमारा क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा जो कि अपोज करे। और जब ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो इसके ऊपर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहां नहीं लग रहा है। ये जो अगर रहता भी हो तो आपको इक्वल है, तो ये आपको हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो कोई अदर फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नॉट एक्ट ऑन इट, देन इट मूव्स विद ए constant velocity and uniformly moves in a particular direction. Galileo performs experiments and gives idea, and then it explain the such body and explains law of inertia. Newton's formulate such laws and gives the law known as a Newton's law. अब इस लॉ को हम क्या देखें कि बॉडी रेस्ट पोजीशन में अगर है तो वो क्या रहना चाहता है, इन ए रेस्ट पोजीशन, नो चेंज। ये आपको it is the property, it is the tendency of an object to oppose any change in a rest or in a motion. In a motion, that property is known as inertia. Or Galileo explain the law of inertia, and it is formulated by Newton and names Newton's first law of motion. अब इसका मतलब क्या हो गया, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है दैट इज सेम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया था उसमें लॉ में क्या लिखा कि बॉडी at rest will remain at rest. बॉडी क्या है, at rest, will remain at rest, and body in a motion. Body is in a motion will remain in a uniform motion unless the external force, यानी unless acted upon by a unbalanced force, that is
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इससे इन्होंने एक्सप्लेन किए कितने टर्म्स, 3 टर्म्स आ गए। फर्स्ट हमारा क्या आ गया कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो विल रिमेन एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे आप मान लीजिए हमारा बुक्स है, ये हमारा बुक्स को हमने रख दिया। अब बुक्स जो आपका है उसको अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाते तो आज भी यहाँ पर है, कल भी यहीं पर रखा हुआ रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है। सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए तो हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, फीचर है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी टेंडेंसी टू अनचेंजेबल, जो अनडिस्टर्ब्ड, जो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो फर्स्ट उन्होंने क्या दिया, एक्सटर्नल फोर्स, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग, देन द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। सेकेंड चीज क्या कहा कि बॉडी इन ए यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन ए यूनिफॉर्म मोशन, मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और थर्ड चीज है इफ अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन बॉडी एक्सिलरेटेड। तो फिर क्या होगा, बॉडी एक्सिलरेट होगा। अब यहां पर हमारे पास टर्म्स आया, क्या आ गया टर्म्स कि व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, चाहे बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी इन ए मोशन हो, तो बॉडी क्या होगा, एक्सिलरेट होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सिलरेट होंगे। अगर उसके ऊपर हम अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं तो बॉडी क्या होगा, नॉट एक्सिलरेटेड, यानी बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। यहां भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी एक्सिलरेट नहीं होगा। सेकेंड हमने कहा व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन ए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। Here no external force acting on it, no unbalanced force acting on it, that is the no acceleration, zero acceleration. Such condition, zero acceleration. But when unbalanced force acting on it, then the body accelerated. तो नेक्स्ट डे हमने पढ़ा इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, properties of a body to resist, to oppose the any change in a state of rest or motion is known as a inertia. Inertia में ब्रॉडली अगर हम कहें इसको 2 कहते हैं, नहीं तो समटाइम हम जनरली 3 भी कह देते हैं। फर्स्ट कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड हमारा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इन सब पर हम एक्टिविटी से और इसके रीजनिंग क्वेश्चन से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर?